and welcome back to SK Warner Kids, and we are back with work, energy and power. And as in the previous video मैंने ये बताया था कि whenever I will be just getting time, I will be continuously uploading the videos over YouTube. And then today I'm just back, जिसमें हम लोग cover करने वाले हैं the work done on a system by an external force. Since in the previous video I had just explained over the conservation of mechanical energy, जहाँ पे ना हम लोग एक चीज समझते हैं कि जो मेरा डेल्टा ई होता है, डेल्टा ई मैकेनिकल होता है इन एनी इजोलेटेड सिस्टम, ये हमेशा जीरो होता है. ई मैकेनिकल जीरो नहीं होता, इसका चेंज जीरो होता है. मतलब ई मैकेनिकल या फिर टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड होती है, जिसको आप कांस्टेंट भी बोल सकते हो. इसके अकॉर्डिंग ऑलरेडी मुझे पता है कि ई मैकेनिकल क्या होता है, दिस इज के प्लस में यू. तब डेल्टा ई मैकेनिकल क्या होगा, व्हाट इज द डेल्टा ई मैकेनिकल, डेल्टा के प्लस डेल्टा यू. ऑब्वियस सी बात है, इन एन इजोलेटेड सिस्टम जहाँ कंजर्वेटिव फोर्सेस एक्ट करती हैं, डेल्टा के मैं डब्ल्यू लिखता हूँ. वेल डेल्टा यू तो मैं माइनस डब्ल्यू लिखता हूँ, मतलब कि फ्रॉम हियर डेल्टा के इज माइनस ऑफ डेल्टा यू, अकॉर्डिंग टू विच डेल्टा के प्लस में डेल्टा यू इज जस्ट जीरो. मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी. अब इसी को आप इस इक्वेशन में रखो, सो देयर इज जस्ट नथिंग गोइंग इन दैट. सपोज ना हम लोग इसी में चलो कुछ और ट्राई करते हैं. डेल्टा के को मैं क्या लिखता हूँ, K2 माइनस K1 लिखता हूँ. माइनस डेल्टा यू इज वॉट, माइनस ऑफ U2 माइनस U1. अब माइनस U2 माइनस U1 क्या है, दिस इज माइनस U2 प्लस U1. क्या करें, K1 को इधर लाओ एंड माइनस U2 को इधर लाओ. सो दिस इज ऑल्सो नेगेटिव K1, K2 प्लस U2 इक्वल्स K1 प्लस U1. So as in the previous video, I think मैंने ये नहीं बताया था, but still this everyone will be knowing कि हमेशा in every case जो भी मेरी maximum ना, जो भी total mechanical energy in an isolated system जहाँ सिर्फ conservative forces act करती हैं, वहाँ पे ना क्या होता है, जो भी मेरे ये होगा द टोटल मैकेनिकल एनर्जी होगा वो कंजर्व्ड रहेगा. अब इस इक्वेशन से भी प्रूव हो सकता है, वो वाला इक्वेशन मैंने बताया उससे भी होगा कि ये तो मेरा डेल्टा ई मैकेनिकल जीरो निकल रहा था, तो ऑब्वियस सी बात है. अब लेकिन ये भी अच्छा इक्वेशन, आपको इनिशियल काइनेटिक एनर्जी गिवन है, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी गिवन है, अब फाइनल काइनेटिक एनर्जी गिवन है, तो यहाँ से आप इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं. तो अगर आपको इन तीनों में से, मोर करेक्टली इन चारों में से तीन चीज गिवन हो, तो चारवीं चीज भी आप इजीली निकाल सकते. सो दिस इज जस्ट अ नाइस इक्वेशन फॉर कंजर्वेटिव फोर्सेस, फॉर अ सिस्टम फॉर कंजर्वेटिव फोर्सेस इन विच इज एन part of a type of isolated system. तो दिस इज फाइनल काइनेटिक एनर्जी और प्लस में फाइनल पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी. K2 प्लस U2 फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, दिस विल बी फाइनल मैकेनिकल एनर्जी. अब दिस इज K1 प्लस U1 होगा मेरा इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी. ई मैकेनिकल 2 इक्वल्स ई मैकेनिकल 1. इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ई मैकेनिकल कांस्टेंट, इसका मतलब ई मैकेनिकल इज अ कांस्टेंट. अब इसका मतलब हुआ कि चेंज इन ई मैकेनिकल इज जीरो. अब सेम थिंग हम लोगों ने डिफरेंट इक्वेशन से ड्राइव किया था. तो कमिंग टू द पॉइंट, ये सब थोड़ा जस्ट एन इंट्रोडक्शन, बिकॉज ये सब भी बातें काम आ सकती है इन टुडेज वीडियो. चलो, तो हमारा जो पॉइंट है ना, दिस विल बी ऑल्सो रिलेटेड टू अ सिस्टम जहाँ पे ना हम लोग कांस्टेंट फोर्सेस एंड कंजर्वेटिव फोर्सेस एक्ट करा सकते हैं. बट वी नीड टू टेक केयर कि यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स की हम लोग बात करें, इंटरनल फोर्स की नहीं, एक्सटर्नल फोर्स की. कि अगर मैं ये बात करूँ, सपोज कोई भी मैं ऑब्जेक्ट लेता हूँ, बिकॉज ये जो है ना, अगर मैं डब्ल्यू ऑन अ सिस्टम बाई एक्सटर्नल फोर्स देखता हूँ, तो ये टू कैटेगरी में हम लोग सब डिवाइड कर सकते हैं. एक कैटेगरी में हम लोग समझ सकते हैं, अब ये मत समझ लेना किसके टू काइंड होते हैं, इसको हम लोग टू कैटेगरी में समझने वाले हैं. पहली चीज रहेगी नो फ्रिक्शन
इन्वॉल्व्ड। हम लोग ना दो पार्ट में इसको समझेंगे। अब तो इसके दो पार्ट नहीं है, इसको हम लोग दो पार्ट में समझेंगे। पहला है नो फ्रिक्शन इन्वॉल्व्ड एंड दूसरा है फ्रिक्शन इज एक्चुअली इन्वॉल्व्ड। फ्रिक्शन है, पहले में कोई फ्रिक्शन नहीं है, मतलब कोई फ्रिक्शन नहीं है। अब ड्रैग फोर्स तो आप बोलो ही मत, ओके। सपोज इस तरह का कोई फोर्स नहीं है। दूसरे में फ्रिक्शनल फोर्स है, बिकॉज फ्रिक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट फोर्स एज वेल एज वेरी हार्मफुल, सो यू कैन कॉल फ्रिक्शन एज अ नेसेसरी ईविल। तो इन टू कैटेगरीज वी आर अंडरस्टैंडिंग। पहले की अगर मैं सच में बात करूँ सो दिस इज टू इजी, क्योंकि जहाँ फ्रिक्शन पड़ जाता है वहाँ और डिफिकल्ट हो जाता है। एफबीडी में एक और फोर्स ऐड करना पड़ता है, उसमें कंफ्यूजन रहती है नेट फोर्स की। तो पहला ना बहुत इजी है, नो फ्रिक्शन इन्वॉल्व। सपोज करो सिंस ऑलरेडी मैं बोलता हूँ कि वर्क डन ऑन अ सिस्टम क्या होता है, जहाँ पे काइनेटिक एनर्जी है। वर्क डन इज व्हाट, इट इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क काइनेटिक एनर्जी प्रिंसिपल, वर्क डन इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। लेकिन वर्क डन तो मैं वर्क डन आई ऑल्सो राइट एज माइनस डेल्टा, जस्ट दिस इज, ये भी तो मैं वर्क डन लिखता हूँ, चाहो तो इस माइनस सिंबल को यहाँ भी ट्रांसफर कर दो, कोई बात नहीं, वी आर जस्ट गोइंग टू मैनेज ओवर दैट। लेकिन ये मैं लिखता हूँ ना, एनी हाउ ये तो मैं लिखता ही हूँ। लेकिन अगर आप एक ऐसा सिस्टम सोचते हो जहाँ पे टोटल मैकेनिकल एनर्जी तो मेरी कांस्टेंट रहेगी, लेकिन जो भी मैकेनिकल एनर्जी के अंदर की जो एनर्जीज होंगी विच विल बी सब डिवाइडेड इनटू मेनली टू पार्ट्स, डेल्टा के एंड डेल्टा यू, मतलब काइनेटिक एनर्जी का चेंज एंड जस्ट पोटेंशियल एनर्जी। अब अगर ये दोनों एक दूसरे के फॉर्म में ट्रांसफर होंगे तब क्या होगा, देन व्हाट विल बी द केस। ओके, सो वी नीड टू थिंक ओवर दैट कि काइनेटिक एनर्जी इज गेटिंग ट्रांसफर्ड टू द पोटेंशियल एनर्जी, और उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में ट्रांसफर होती है। जैसे एक अच्छा सा एग्जांपल, सबसे अच्छा एग्जांपल हमें क्या सिखाता है, ओके, व्हाट टीचर्स अस फिजिक्स वेरी नाइसली, एक पेंडुलम। आप एक पेंडुलम लो, यहाँ पे सपोज उसकी वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर u है, यहाँ पे तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी ना, यहाँ पे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी बिकॉज टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, ये मैंने सिस्टम लिया, कांस्टेंट रहेगी। यहाँ पे जीरो पोटेंशियल एनर्जी है, मतलब कि यहाँ पे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी। अगर मैं इसको कुछ देर बाद ये यहाँ पे आएगा, यहाँ पे अगर आके स्टॉप हो जाता है, काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गई, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो थी। अगर काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गई तो क्या होगा, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में ट्रांसफर हो रही है जो हम पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं, जो कि यहाँ पे मैक्सिमम होगी। सो दे आर इंटररिलेटेड टू ईच अदर, दे आर गेटिंग कन्वर्टेड इनटू वन फॉर्म टू अनदर। अब क्या हम ये लिखें कि W इक्वल्स डेल्टा के, क्या हम ये लिखें, नहीं। फॉर एन इंस्टेंट, एक इंस्टेंट के लिए अगर मुझे वर्क सच में फाइंड आउट करना है तो इसमें ऐड कर दो आप डेल्टा यू, कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि ऐसा इंस्टेंट आ जाएगा जब डेल्टा यू जीरो होगा, तब W इज व्हाट, सिंपली डेल्टा के। अब ऐसा भी इंस्टेंट आ जाएगा जब डेल्टा के जीरो होगा, तब डेल्टा के इज ट्रांसफर टू द डेल्टा यू। अब डेल्टा यू पूरा वर्क डन का काम करेगा। सो यहाँ पे वी आर जस्ट गेटिंग एन इक्वेशन, जहाँ भी फ्रिक्शन ना हो, वेयर देयर इज नो फ्रिक्शन, जहाँ कोई भी फ्रिक्शन ना हो, देन दिस इज वेरी सिंपल इक्वेशन। आप लिख लेना, वर्क डन ऑन अ सिस्टम बाय एन एक्सटर्नल फोर्स में यही होगा, दिस इज द एंटायर वर्क व्हेन देयर इज नो फ्रिक्शन इन्वॉल्व। ये तो रही ऐसी बातें जहाँ पे फ्रिक्शन ना है, बट इफ वी टॉक अबाउट फ्रिक्शन इन्वॉल्व, तो यहाँ पे ना अगर हम लोग वर्क से को रिलेट करना है विद द काइंड्स ऑफ एनर्जी तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। सो वी आर ऑल्सो जस्ट गोइंग टू डील विद दैट। देन फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी रब दिस। So basically moving to next point. So before that, previously when no friction is involved, then we have just got कि W equals delta K plus delta U, जिसको आप अब delta K plus delta U तो आप delta E mechanical लिखते हो, so obviously W equals delta E mechanical। लेकिन do you remember delta E mechanical तो मैंने जीरो बताया था। So this is the point of an isolated system, external force नहीं है, लेकिन यहाँ पे external force really में है।
सो यहाँ पे डेल्टा ई मैकेनिकल 0 नहीं है, एज आवर पॉइंट इज द वर्क डन ऑन अ सिस्टम बाय एक्सटर्नल फोर्स। चलो अब बात करते हैं विद द फ्रिक्शन इन्वॉल्व डायरेक्टली। तो इसमें ना चलो एक अच्छा सा ना एग्जाम्पल लेते हैं पहली बात तो, और इस एग्जाम्पल में सपोज मैं एक ब्लॉक लेता हूँ विच आई कंसिडर एज द सिस्टम ब्लॉक ग्राउंड। अब ना अगर मैं ये ब्लॉक ग्राउंड सिस्टम लेता हूँ, इफ आई एम टेकिंग दिस एज द सिस्टम, ये ब्लॉक मेरा एक्सेलरेट करता है बिकॉज यहाँ सपोज मैं वेक्टर एफ फोर्स इस डायरेक्शन में लगाया, सपोज ना मैं इतना फोर्स इस डायरेक्शन में लगाया और मेरा इतना डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एस इधर को हो गया। दिस इज नॉट अ फ्रिक्शनलेस सरफेस, यहाँ पे ना रियली में फ्रिक्शन है। तो इस टाइम सिंस ये मूव कर रहा है तो कुछ काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट करेगी इन द रिवर्स डायरेक्शन। सो हियर इज वेक्टर एफ की इस डायरेक्शन में। चलो अब मैं क्या बोलूँगा, इफ आई जस्ट ट्राई टू राइट द इक्वेशन, सिंस इनिशियली सपोज ब्लॉक रेस्ट पे था, उसके बाद ऐसा भी हो सकता है रेस्ट पे नहीं था, कुछ वेलोसिटी से मूव कर रहा था, लेकिन फोर्स लगी तो अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, मोर करेक्टली सेकंड, जहाँ हुई फोर्स वहाँ हुआ एक्सेलरेशन, कुछ एक्सेलरेशन होगा। तो राइटिंग द न्यूटन सेकेंड लॉ, मेरा जो नेट फोर्स रहेगा इधर का पॉजिटिव, इधर ये हुआ एक्सेलरेशन, इधर हुआ डिस्प्लेसमेंट, तो मेरा वेक्टर एफ माइनस में वेक्टर एफ के इज मास ऑफ द बॉडी, अगर मैं एम कंसीडर करता हूँ एंड एक्सेलरेशन एज वेक्टर ए, दिस इज द इक्वेशन। चलो और इलेबोरेट करते हैं। मैं क्या बोलूँगा, एक्सेलरेशन क्या होता है, ओके डू वी गेट इट। अभी तक तो क्या होता है, बहुत चीज़ें होता है। चलो अब हम लोग क्या करें, चलो मैं बोलता हूँ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लिखो, वी स्क्वेयर होता है यू स्क्वेयर प्लस में 2as, वेक्टरली करते हैं, वी स्क्वेयर इज यू स्क्वेयर प्लस में 2as वेक्टरली। अगर मैं इसमें देखूँ मुझे a चाहिए तो वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इक्वल्स टू वेक्टर a वेक्टर s। चलो अब ना टू और वेक्टर s को इधर ले सकते हो आप, मतलब कि वेक्टर a इज वेक्टर वी स्क्वेयर माइनस वेक्टर यू स्क्वेयर अपन में 2 टाइम्स ऑफ वेक्टर s और द ट्वाइस ऑफ वेक्टर s। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का अनदर स्टेटमेंट, क्या मैं अब यहाँ पे इस a की जगह ये a की वैल्यू पुट कर सकता हूँ, दोनों की वैल्यू सेम होती है, मैं पुट कर सकता हूँ, मतलब कि वेक्टर f माइनस वेक्टर एफ के इज मास ऑफ द बॉडी टाइम्स वेक्टर वी स्क्वेयर माइनस में वेक्टर का यू स्क्वेयर अपन में 2 ट्वाइस ऑफ वेक्टर s। चलो हो गया, बस इतनी सी बात। अब क्या हुआ, दिस इज m इससे मल्टीप्लाई हुआ, m वेक्टर वी स्क्वेयर अपन में 2 वेक्टर s। अब ये रहा माइनस में, सिंस एज अ होल होगा ये ना, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो हम लोग पार्शियली क्यों करेंगे ऑब्वियसली। तो दैट्स अ जस्ट नाइस क्वेश्चन, लेकिन अगर हम लोग उसमें भी कुछ इक्वेशन लगाएं तो ऐसे ही आंसर आएगा। आई एम जस्ट ट्राइंग, चलो फुल करते हैं, ये रहा। अब यहाँ पे m वेक्टर u का स्क्वायर अपन में 2 वेक्टर s। अब क्या हम लोग m वेक्टर v स्क्वायर माइनस m वेक्टर u का स्क्वायर अपन 2 वेक्टर s को m वेक्टर v का स्क्वायर अपन 2 वेक्टर s माइनस m वेक्टर u का स्क्वायर अपन 2 वेक्टर s लिख सकते हैं, ऑब्वियसली लिख सकते हैं, क्योंकि अगर हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट करना चाहेंगे LCM इज 2 वेक्टर s, तो वही आ जाएगा, दैट विल बी सेम एज द रिटन। अब इसको आप लिख लो हाफ m अब ये रहा ना, इसको आप हाफ एज अ हाफ भी लिख सकते हो, दैट 1/2s। सो ज़रूरत एक्चुअल में नहीं है, सो यू डू नॉट रिक्वायर इट एज अ होल, क्योंकि हम लोग काइनेटिक एनर्जी को mv स्क्वायर अपन 2 क्यों लिखते हैं, क्यों नहीं लिखते, हाफ mv स्क्वायर क्यों लिखते हैं। सो बेसिकली दैट्स जस्ट अ नाइस क्वेश्चन। लेकिन अब ये जो भी जिस भी इंसान ने, जिस भी साइंटिस्ट ने पेटेंट किया होगा, ओके ही वुड बी थिंकिंग, चलो हम लोग ऐसे ही अभी लिखते हैं। क्या मिला स्टेटमेंट कि वेक्टर f माइनस वेक्टर एफ के क्या मिला, ये मिला। सो राइट द सेम इक्वेशन। अब हमें बस क्या करना है कि वेक्टर एफ के को इधर ट्रांसफर कर दो। इसका मतलब कि
वेक्टर एफ मेरा सिर्फ यहाँ बचेगा, दैट विल बी इक्वल टू, यहाँ पे ये आएगा तो एडिशन में हो जाएगा, ये रहा m वेक्टर v का स्क्वेयर अपन 2 वेक्टर s माइनस में m वेक्टर u का स्क्वेयर अपन 2 वेक्टर s एंड फाइनली प्लस द वेक्टर f के। चलो अब अगर मैं देखूं, सपोज मुझे क्या करना है, मुझे ना यहाँ नीचे वेक्टर s एंड वेक्टर s पसंद ही नहीं है, ओके, आई डू नॉट जस्ट लाइक इट एट ऑल। अब मैं क्या करूँगा, ऊपर अगर मैं वेक्टर s एंड वेक्टर्स मल्टीप्लाई कर देता हूँ टुवर्ड्स द एंटायर इक्वेशन, तब यहाँ के तो वेक्टर s एंड वेक्टर s कैंसिल हो जाएंगे। तो अब मैं क्या करूँगा, पूरे इक्वेशन में वेक्टर s मल्टीप्लाई कर दूंगा। सो दिस इज ना मोर करेक्टली एक डॉट वाला प्रोडक्ट होगा, ओके, दिस इज अ डॉट प्रोडक्ट। क्रॉस वाला मत ट्राई करना, हम लोग डॉट प्रोडक्ट करेंगे, डॉट प्रोडक्ट होगा। चलो अब वेक्टर f एंड डॉट वेक्टर s, ये तो लिख दो भाई, मैं वेक्टर f डॉट वेक्टर s किसके इक्वल, यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ है m वेक्टर v का स्क्वायर अपन में 2 वेक्टर s रहा, यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ, दिस इज डॉट में वेक्टर s, चलो माइनस में m वेक्टर u का स्क्वायर अपन में 2 वेक्टर s डॉट वेक्टर s, यहाँ भी हुआ प्लस में वेक्टर f के डॉट वेक्टर s। चलो यहाँ का वेक्टर s एंड यहाँ का वेक्टर s कैंसिल, यहाँ का वेक्टर s एंड यहाँ का वेक्टर s कैंसिल। एक बात में ली, वेक्टर f डॉट वेक्टर s, वेक्टर f डॉट वेक्टर s क्या होता है, ये रहा। अब एम वी स्क्वेयर अपन 2 माइनस एम यू स्क्वेयर अपन 2, आप हाफ एम वी स्क्वेयर, यू कैन राइट हाफ एम वेक्टर वी का स्क्वेयर माइनस में हाफ एम वेक्टर u का स्क्वेयर। अब ये रहा प्लस में वेक्टर f के डॉट वेक्टर s। चलो वी जस्ट गेट द फॉलोइंग इक्वेशन। अब अगर मैं ये नोटिस करूं तो ये तो मुझे फाइनल काइनेटिक एनर्जी मिलती है, ये नोटिस करूं इतना, ये मेरी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी दिखती है, ये रहा फाइनल माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ना, यू कैन नोटिस हाफ एम वेक्टर v का स्क्वायर माइनस हाफ एम वेक्टर u का स्क्वायर, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, मतलब कि ये रहा वेक्टर f डॉट वेक्टर s क्या रहा, kf माइनस ki, अब इसमें ऐड हुआ वेक्टर f के डॉट वेक्टर s। kf माइनस ki को क्या मैं डेल्टा के लिख सकता हूँ, डेल्टा के मतलब चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, तो इसकी वैल्यू सेम एज द डेल्टा के। लिख लो भाई, इसको मैं एज इट इज लिखूंगा पहली बात तो, अब दूसरी बात यहाँ पे डेल्टा के आ जाएगा प्लस में वेक्टर एफ के डॉट में हो गया वेक्टर एस। अब क्या करें भाई, अब मैं अगर डेल्टा के को टोटल मैकेनिकल एनर्जी लिखना चाहूँ तब क्या होगा भाई, व्हाट विल बी द केस देन, टोटल मैकेनिकल एनर्जी में लिख ही कैसे सकता हूँ, बिकॉज दिस इज अ वन डायमेंशनल मोशन, यहाँ पे एंटायरली पोटेंशियल एनर्जी जीरो ही है इन द एंटायर सिचुएशन। मैकेनिकल एनर्जी जो मेरी होगी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होता है, पोटेंशियल एनर्जी मेरी जीरो है, ई मैकेनिकल इज के, तब डेल्टा ई मैकेनिकल इज डेल्टा के। तो अगर मैं चाहूँ, बिकॉज यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, अरेंजमेंट ऑफ द सिस्टम तो चेंज हो ही नहीं रही भाई, अरेंजमेंट ऑफ सिस्टम थोड़ी ना चेंज हो रही है, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द सिस्टम थोड़ी ना चेंज हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी जीरो, तो डेल्टा ई मैकेनिकल इज डेल्टा के, डेल्टा के एंड डेल्टा ई मैकेनिकल की वैल्यू सेम है, तो यहाँ पे मैं डेल्टा ई मैकेनिकल भी लिख सकता हूँ। वेक्टर एफ डॉट में वेक्टर एस क्या मिला, दिस इज व्हाट, दिस इज डेल्टा ई मैकेनिकल, चलो भाई प्लस में वेक्टर एफ के डॉट वेक्टर एस। अब क्या करें, और कुछ करना है, चलो अब मैं क्या करता हूँ ना, हम लोग को सिर्फ एनर्जी की फॉर्म लिखनी है, तो ये वेक्टर एफ के डॉट वेक्टर एस हमें परेशान कर रहा है, बिकॉज इट इज नॉट गिविंग सम फॉर्म ऑफ एनर्जी इन दी राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन। अब अगर मैं बोलूँ तो सच में एक और काइंड की एनर्जी होती है कॉल्ड दी थर्मल एनर्जी,
हाँ, थर्मल एनर्जी भी कुछ काइंड की एनर्जी होती है एंड दिस इज द एनर्जी एसोसिएटेड विथ व्हाट, विद द हीटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कि जब एक ऑब्जेक्ट ज़्यादा रब हो जाता है, जैसे यहाँ पे फ्रिक्शन है तो यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट को हम लोग आगे बढ़ाएंगे, फ्रिक्शन इसे पीछे खींचने की कोशिश करेगा और अगर ये, तब तो ये ऑब्वियसली रब होगा क्योंकि फ्रिक्शन है इसलिए ये रब हो जाएगा और जितना ज़्यादा ये घिसेगा उतना ज़्यादा ये हॉट होता जाएगा because heat will be transferred. So somehow if you want to try it, अगर आप बहुत ही ज़्यादा continuously अपने hands को over one another rub करते हो तो ये sometime later it just becomes hot. Okay, क्योंकि heat generate हो जाते। अब ये जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, ऑब्वियसली कोई एनर्जी प्रोड्यूस होती होगी, इस एनर्जी को हम लोग थर्मल एनर्जी भी कहते हैं और एक्सपेरिमेंटली हमें पता चला है कि जो चेंज इन थर्मल एनर्जी सच में होता है, whatever is the change in thermal energy, एक्सपेरिमेंटली हम लोग जानते हैं कि एक्चुअल में it is the kinetic friction over the surface, मतलब वेक्टर एफ के काइनेटिक फ्रिक्शन जो सिस्टम जो ब्लॉक और ग्राउंड के बीच में एक्ट कर रहे हैं। अब डॉट में द डिस्प्लेसमेंट कि जितना ज़्यादा, अब जितना ना दूर तक, सपोज आप एटॉमिक सपोज इतना इसको मूव कर रहे हो, अब क्या जस्ट थर्मल एनर्जी जनरेट होगी, लेकिन अभी इसको आप बहुत ही ज़्यादा, मतलब बहुत ही ज़्यादा डिस्प्लेस करके रब करने लगो तो बहुत ही ज़्यादा थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस होती है। दैट इज द पॉइंट, मतलब कि अकॉर्डिंग टू दिस गिवन इक्वेशन जितना ज़्यादा वेक्टर एस बढ़ाओगे उतना ही ज़्यादा थर्मल एनर्जी का चेंज भी इंक्रीज करता रहेगा। सो यहाँ पे भी तो मेरा वेक्टर एफ की डॉट वेक्टर एस है, क्या मैं इसे थर्मल एनर्जी से रिप्लेस कर सकता हूँ? मोर करेक्टली द चेंज इन थर्मल एनर्जी, तो ऑब्वियसली रिप्लेस कर सकता हूँ। चलो भाई, अब मैं क्या लिखूँगा? फाइनली वेक्टर एफ डॉट वेक्टर एस को I write as the work done by a constant force vector F during the displacement of vector S। तो इसको लिख लो W, ये रहा वर्क डन, इक्वल्स में क्या डेल्टा ई मैकेनिकल, तो एज इट इज लिखना ही है। ओके, यू कांट फॉरगेट दैट, प्लस में इसको आप डेल्टा ई, ओके दिस इज थर्मल, इक्वेशन मिल गया। सो अगर फ्रिक्शन इन्वॉल्व है तो जो भी मेरा वर्क डन ओवर सिस्टम होगा, हम लोग वर्क डन ऑन अ सिस्टम ही देख रहे थे, अगर फ्रिक्शन इन्वॉल्व है तो वर्क डन ऑन अ सिस्टम होगा बाय अ कांस्टेंट फोर्स, बाय अ कांस्टेंट नेट एक्सटर्नल फोर्स वेक्टर एफ, ये रहेगा W इक्वल्स डेल्टा ई मैकेनिकल प्लस में डेल्टा ई में थर्मल, सॉरी दिस इज नॉट मैकेनिकल, दिस इज द थर्मल। And this is our final equation of the point and even perhaps of the video। चलो, नो फ्रिक्शन इन्वॉल्व हम लोगों ने बहुत इजीली कर लिया था एंड दिस वाज ऑल अबाउट द फ्रिक्शन इन्वॉल्व। नो फ्रिक्शन इन्वॉल्व तो थियोरेटिकली पूरा हो गया था, बट दिस वाज अबाउट द फ्रिक्शन इन्वॉल्व मैथमेटिकली बिकॉज इट सीम्स मच मोर दिस डिफिकल्ट विद द theoretical apparatus of the friction, no friction more correctly involved। Chalo, so today's just point is completed and we have completed the work done on a system by general constant force, by a external constant force या फिर constant external force, and who will be just meeting in our next videos। So thank you for watching this video full and Jai Hind, Jai Bharat।